नमस्ते, मैं अभिनय आकाश और प्रभा साक्षी के इस खास कार्यक्रम एमआरआई में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हम आपके सामने मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई के साथ मौजूद हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि अगर हमारे पड़ोसी अच्छे हैं तो हमारी रोजमर्रा की कई छोटी बड़ी बातों की फिक्र यूं ही खत्म हो जाती है। यही फार्मूला देशों पर भी लागू होता है। हमारे पड़ोसी देश म्यांमार यानी बर्मा में सैनिक तख्तापलट से उथल पुथल मची हुई है। म्यांमार संकट पर भारत की निगाहें भी बनी हुई है, क्योंकि चाहे वो सामरिक हो या कूटनीतिक या फिर आर्थिक, तीनों ही दृष्टि से भारत के लिए महत्वपूर्ण है। म्यांमार और भारत के रिश्ते काफ़ी पुराने रहे हैं। यही वजह है कि जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक सभी प्रधानमंत्रियों ने म्यांमार की यात्रा की। ऐसे में आज हम म्यांमार में तख्तापलट के मायने, सैन्य शासन के साथ भारत के साथ रिश्ते और इसमें चीन के हाथ होने की आशंकाओं का एमआरआई स्कैन करेंगे। साथ ही आपको दो देशों के बीच दोस्ती के दरवाजे की बात बताएंगे, जहां से बिना वीजा और पासपोर्ट वाला ठप्पा लगवाए एक दूसरे की सीमा में बाजार में खरीदारी करने घूमने आ जा सकते हैं। भारत की पूर्वोत्तर सीमा से सटा मुल्क है म्यांमार। एक समय इसे बर्मा के नाम से जाना जाता था। इतिहास में जाएंगे तो इसका एक सिरा भारत से जुड़ता है। सम्राट अशोक के दौर में बौद्ध धर्म बर्मा पहुंचा था और बाद में यहाँ के संस्कृति का हिस्सा बन गया। आधुनिक इतिहास में ये कड़ी ब्रिटिश साम्राज्य से जुड़ती है। 1824 में अंग्रेजों की नज़र बर्मा पर पड़ी। लड़ाई फिर संधि 1885 में बर्मा ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा बन गया। यह हिस्सेदारी 1937 तक चलती है। इसी वर्ष ब्रिटिश क्राउन ने बर्मा को अलग घोषित कर दिया। इसके कुछ समय बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। यहाँ जापान ने कब्जा जमाया। जापान ने यहाँ लोकल फोर्स के लिए नौजवानों की भर्ती की और टुकड़ी का नाम रखा बर्मा इंडिपेंडेंस आर्मी। बीआईए ने आंग सान को अपना नेता मान लिया। आंग सान ने एक नई पार्टी और का नाम रखा एंटी फासिस्ट पीपुल्स फ्रीडम लीग। इस लीग ने ब्रिटेन से हाथ मिलाया और 1945 आते आते जापान की हालत पतली होने लगी। वो युद्ध से बाहर होने लगा। ब्रिटेन से हाथ मिलाना आंग के काम आया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन समेत कई देश कमजोर हुए। आंग सान ने मौके का फायदा उठाया। ब्रिटिश सेना के साथ मिलकर बर्मा को जापान से आज़ाद कराया। फिर ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि के तौर पर शासन का अधिकार प्राप्त किया। आंग सान को दोनों पक्षों ब्रिटिशों को और अपने लोगों को भी खुश करना पड़ता था, लेकिन 1947 में यह संतुलन बिगड़ गया। एक धड़े ने आंग सान की हत्या कर दी। आंग सान की हत्या के बाद सत्ता में आई यू नून के पास 14 जनवरी 1948 को बर्मा ब्रिटिश क्राउन से आज़ाद हो गया। यू ने देश के प्रधानमंत्री बने। कुछ वक्त शांति चली। बर्मा पंडित नेहरू के गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल हुआ। 1958 में एंटी फासिस्ट पीपुल फ्रीडम लीग में फूट पड़ गई। तब यू नून चीफ आर्मी ऑफ स्टाफ जनरल ने विन के पास गए और प्रधानमंत्री बनने की पेशकश कर दी। ने विन ने हामी भर दी और ये हामी म्यांमार की राजनीति में सेना की एंट्री की शुरुआत थी। 2 साल बाद देश में चुनाव होते हैं और लोकतांत्रिक सरकार बनती है। 1962 में लोकतांत्रिक सरकार का तख्तापलट हो जाता है और म्यांमार में सैन्य तानाशाही शुरू हुई। सेना का शासन 26 वर्षों तक चला। 26 वर्ष तक चले इस शासन के दौरान मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप भी सरकार पर लगते रहे। देश का संविधान भंग कर दिया गया। सिर्फ एक पार्टी चली, बर्मा सोशलिस्ट प्रोग्राम पार्टी। फ्री प्रेस पर ताला लगा दिया गया। 1987 में ने विन ने देश में नोटबंदी लागू की। बर्मा की सरकार ने यह फैसला बिना सोचे समझे उठाया। इसका खामियाजा देश को उठाना पड़ा। लाखों लोगों की बचत और सपने एक साथ बिखर गए। जुलाई 1988 में विन को पद से इस्तीफा देना पड़ा। प्रदर्शन हुए और फिर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलवाई गई। इस हिंसा में 3000 से ज़्यादा लोग मारे गए। सेना ने तो इस प्रदर्शन को दबा दिया, लेकिन एक नाम को उभरने से नहीं रोक पाए। अपनी बीमार मां को देखने बर्मा आई 33 वर्षीय आंग सान सू की जापानियों को खदेड़ने वाले कमांडर आंग सान की सबसे छोटी बेटी। देश लौटी सू ने सैन्य शासकों की चुनौती देने के लिए अपनी आज़ादी त्याग दी। 1989 में बर्मा का नाम बदलकर म्यांमार कर दिया गया और इसी तरह म्यांमार के सबसे बड़े शहर रंगून का नाम भी बदलकर बाद में यंगून कर दिया गया। साल 1991 में नज़रबंदी के दौरान ही सू को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। 2010 में उन्हें रिहा किया गया। 2015 के नवंबर महीने में सू की पार्टी ने चुनाव जीता। म्यांमार का संविधान उन्हें राष्ट्रपति बनने से रोकता है, क्योंकि उनके बच्चे विदेशी नागरिक हैं। रोहिंग्या मुसलमानों की नीति पर उनकी आलोचना हुई। पिछले साल नवंबर में उनकी पार्टी फिर जीती। धांधली बताकर सेना ने तख्तापलट किया। म्यांमार में जो हुआ उसके पीछे चीन। म्यांमार के सैन्य तख्तापलट का विरोध भारत समेत ज़्यादातर देशों ने किया। ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों ने हिरासत में लिए गए नेताओं को तुरंत रिहा करने की मांग की और अमेरिका ने तो कड़े कदम उठाने के संकेत भी दिए। म्यांमार में तख्तापलट पर चीन ने ठंडी प्रतिक्रिया दी, जिसके बाद से यह सवाल उठने लगा कि क्या म्यांमार में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे चीन का हाथ है। चीन ने पिछले कुछ सालों में म्यांमार में बड़ा निवेश किया है। उसने यहाँ खनन, आधारभूत संरचना और गैस पाइपलाइन परियोजना में अरबों का डॉलर निवेश किया है।
इकोनॉमिक कॉरिडोर में 38 परियोजना का प्रस्ताव है। विद्युत क्षेत्र में करीब 57% निवेश, मेगा सिटी परियोजना पर काम चल रहा है। इसके बाद भी चीन शांत है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का एक बयान जरूर आया, जिसमें उन्होंने कहा कि म्यांमार में जो कुछ हुआ हमने उसका संज्ञान लिया है और हालात के बारे में सूचना जुटा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि सभी पक्ष संविधान और कानूनी ढांचे के तहत अपने मतभेदों को दूर कर सकेंगे। कहा जा रहा है कि म्यांमार में तख्तापलट के पीछे का एक मकसद दूसरे सहयोगी देशों को किनारा कर पूरा फायदा चीन को दिया जाए और इन देशों में भारत सबसे अहम है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? दरअसल पिछले साल नवंबर में म्यांमार में आम चुनाव हुए थे। इसमें आंग सान सू की पार्टी ने दोनों सदनों में 396 सीटें जीती थी। उनकी पार्टी ने लोअर हाउस की 330 में से 258 और अपर हाउस की 168 में से 138 सीटें जीती। म्यांमार की मुख्य विपक्षी पार्टी यूनियन सॉलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी ने दोनों सदनों में मात्र 33 सीटें ही जीती। इस पार्टी को सेना का समर्थन हासिल हुआ। इस पार्टी के नेता थान हिते हैं, जो सेना में ब्रिगेडियर जनरल रह चुके हैं। नतीजे आने के बाद वहां की सेना ने इस पर सवाल खड़े कर दिए। सेना ने चुनाव में सू की पार्टी पर धांधली करने का आरोप लगाया। इसे लेकर सेना ने सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति और चुनाव आयोग की शिकायतें भी की। चुनावी नतीजों के बाद से ही लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार और वहां की सेना के बीच मतभेद शुरू हो गए। अब म्यांमार की सत्ता पूरी तरह से सेना के हाथ में आ गई। तख्तापलट के बाद वहां सेना ने 1 साल के लिए इमरजेंसी का भी ऐलान कर दिया है। संविधान में है सेना को बागडोर लेने की इजाजत। म्यांमार की सेना के स्वामित्व वाले मायावादी टीवी ने देश के संविधान के अनुच्छेद 417 का हवाला दिया, जिसमें सेना को आपातकाल में सत्ता अपने हाथ में लेने की अनुमति हासिल है। प्रस्तोता ने कहा कि कोरोना संकट और नवंबर चुनाव कराने में सरकार विफल रही। आपातकाल के यही कारण है। सेना ने 2008 में संविधान तैयार किया और चार्टर के तहत उसने लोकतंत्र, नागरिक शासन की कीमत पर सत्ता अपने हाथ में रखने का प्रावधान किया। संविधान में कैबिनेट के मुख्य मंत्रालय और संसद में 25% सीट सेना के लिए आरक्षित है, जिससे नागरिक सरकार की शक्तियां सीमित रह जाती है। म्यांमार की सेना ने अगस्त 2017 में रखाइन प्रांत में एक अभियान चलाया, जिसमें रोहिंग्या मुसलमानों को निशाना बनाया गया था, जिसके बाद आलम यह रहा कि करीब 5 लाख रोहिंग्या मुसलमानों को देश छोड़ पड़ोसी देश बांग्लादेश में शरण लेनी पड़ी। उस वक्त जनरल मीन की सेना पर रोहिंग्या मुस्लिम समुदाय की महिलाओं से रेप और यौन हिंसा के भी संगीन आरोप लगे और इसके कई सबूत भी पेश किए गए। रोहिंग्या मुस्लिमों पर अत्याचार के बाद जनरल मीन की फेसबुक प्रोफाइल को बंद कर दिया गया था। म्यांमार में सेना का शासन आने से भारत पर क्या असर पड़ेगा? भारत के 4 राज्यों की सीमाएं म्यांमार से लगती है। ये सीमा 1600 किलोमीटर लंबी है। ये राज्य मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, और सबसे अहम यह है कि इनमें अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से भी लगती है, जिसकी वजह से म्यांमार भारत के काफ़ी अहम हो जाता है। म्यांमार का शान इलाका मिजो, नागा, मणिपुरी, उल्फा जैसे 26 अतिवादी संगठनों की शरण स्थली रहा है। कुछ का हेडक्वार्टर वहाँ रहा है। ये संगठन पूर्वोत्तर भारत में गड़बड़ी करते रहे। इन पर म्यांमार की सेना के सहयोग से ही लगाम लगाई जा सकती है। म्यांमार की सीमा में सर्जिकल स्ट्राइक साल 2015 में जब मणिपुर के चंदेल में सेना के काफिले पर हमला हुआ था, तो उसके बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। 9 जून 2015 को ही सर्जिकल स्ट्राइक में म्यांमार की सीमा के अंदर हुई। इस स्ट्राइक में सेना ने NSGN के आतंकियों को निशाना बनाया था। पिछले वर्ष दिसंबर में यूरोपीय यूनियन के थिंक टैंक यूरोपियन फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज़ की तरफ से भारत को वार्निंग दी गई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि नॉर्थ ईस्ट में बहुत प्रयासों के बाद भी जो शांति कायम हुई है वह खतरे में पड़ सकती है। जुलाई 2020 में भी इस थिंक टैंक की तरफ से कहा गया कि म्यांमार थाईलैंड बॉर्डर पर स्थित माए ताओ क्षेत्र में चीनी हथियार का जो जखीरा बरामद हुआ है वो चिंता करने लायक है। इंडो म्यांमार गेट। मणिपुर की सीमा से सटे शहर मोरे में इस समय सीमा के खुलने के बाद अब म्यांमार जाने वाले किसी भी भारतीय को विशेष परमिट की आवश्यकता नहीं होती। 11 मई को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के म्यांमार दौरे के दौरान नेपिता में दोनों देशों के बीच सीमा को खोले जाने के संबंध में समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत सीमा पर एक पास के जरिए दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे की सीमा में बिना परमिट 16 किलोमीटर तक जा सकते हैं। इसके लिए मणिपुर के मोरे में एक गेट बनाया गया। यह गेट नंबर 2 है, जिसके जरिए बॉर्डर के 16 किलोमीटर पर रहने वाले लोग आ जा सके। बाकियों के लिए यहाँ से कुछ दूरी पर गेट नंबर 1 है, जिसमें वीज़ा और पासपोर्ट के जरिए लोग आ जा सकते हैं। साथ ही यहाँ से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भी हो सकता है। म्यांमार के ताज़ा हालात की बात करें तो म्यांमार के 7 शहरों में सेना ने मार्शल लॉ लागू कर दिया है। यहाँ तख्तापलट के विरोध में प्रदर्शन तेज हो गए। इस बीच सेना ने मार्शल लॉ लगाने का फैसला लिया। वहीं आंग सान सू को जल्द रिहा करने के समर्थन में हजारों लोगों ने देश भर में जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान लोग नारे लगा रहे थे, हम सैन्य तानाशाही नहीं चाहते, हम लोकतंत्र चाहते हैं। तो आज हमने म्यांमार तख्तापलट, भारत पर इससे पड़ने वाले असर से जुड़ी तमाम बातों का विश्लेषण किया। आज के लिए दें इजाज़त और ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहें।
वीडियो को देखने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभात साक्षी को सब्सक्राइब करें।